Assalamu alaikum, Dr. Saab. We're just getting ready for the live streaming. वालेकुम अस्सलाम। Dr. Saab, we're about to go live. Dr. Saab, Assalamu alaikum. Welcome to the program. मैं हूं हैदर मेहदी and this is Perspectives. अस्सलाम Dr. वालेकुम। Saab, लास्ट टाइम जब हमने ये बात शुरू की थी तो चंद बातें हुई थी और मैं नाज़रीन के लिए ज़रा दोहराना चाहता हूँ। एक तो ये कि डॉक्टर साहब हमारा फीडबैक बहुत ज़बरदस्त था, बहुत इमेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, बड़ी सिंगापुर, यूएसए, सऊदी अरेबिया और चंद सवालात भी थे जो मैंने आपसे शेयर किए। उम्मीद है हम उन सबको आज एटलीस्ट मोस्ट ऑफ इट हम उनको एड्रेस ज़रूर करेंगे और हम वही गुफ्तगू जारी रखेंगे जो पिछली दफ़ा हमने की थी। उसके अंदर आपने एसेंशियली पाकिस्तान की इकोनॉमी के मोटे मोटे नुकात आपने बताए थे और कॉन्वर्सेशन को हम जो गुफ्तगू थी हम उसको उस तरफ लेके जा रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत के मसाइल क्या हैं, मसले क्या हैं और इनको इनको अगर ठीक करना है तो कैसे किया जाए और अगर ये ठीक नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रहा। और हमने जो देई मईशत है उसके ऊपर काफ़ी बात की कि वहाँ अगर रोजगार खास तौर पे और जो ये बच्चे हैं इनका यूथ जो है हमारी पाकिस्तान, इनको अगर रोजगार दिया जाए तो उससे ना सिर्फ गुर्बत दूर होगी और देही मईशत पे असर होगा लेकिन पूरी मईशत पाकिस्तान की मईशत पे ये होगा। तो ये हमने मोटा मोटा किया था। आपने एक बात की थी कि आप चाहते हैं कि चंद मिनट में आप 5-10 मिनट में आप ये जो हमारी मईशत है इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, इसके ट्रेंड्स बताएंगे, इसमें गैप्स और अपॉर्चुनिटीज बताएंगे। और दूसरी बात ये थी कि वो जो हमने एक देही रेवोल्यूशन की बात की थी, रूरल सोशल री इंजीनियरिंग की बात की थी कि जिससे यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और उसका इम्पैक्ट होगा, तो उस पर भी आप कुछ आज बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, द बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट। बिस्मिल्लाह। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं कि ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है, इसके अंदर बहुत एक प्रैक्टिकल बैकग्राउंड है। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर। जो रिस्पांस था ना वो बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड था। मैंने पिछले हफ्ते भी अर्ज किया कि ये मसाइल कोई नए नहीं है। बहुत से लोगों को इनके बारे में पता है, जितने संगीन है शायद ये नहीं पता। और दूसरा ये है कि इकोनॉमिक लिटरेसी बहुत कम है और जहां से मैंने शुरू किया था कि ये मेरे पेशे के लोगों की इसमें नाअहली है और कमी है कि वो स्पिन माइस्टर्स ज्यादा और एनालिस्ट्स कम हैं। अगर ये चीजें अवाम के सामने रखी जाएं तो मेरे ख्याल में ओनरशिप बन सकती है एक रिफॉर्म प्रोसेस की जिसकी बहुत जरूरत है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो पॉलिसी साजी है, उसके जो इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, उसकी बहुत वाजे वजूहात हैं जो कि हम अगर हम अपना सोचने का तरीका बदल दें और ये हमेशा ना सोचें कि हुकूमत ही सब कुछ करेगी हमारे लिए, बल्कि ये सोचें कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं इनफरादी तौर पे और फिर जब एक इज्तिमाई तौर पे एज अ मूवमेंट। तो दो तीन चीजें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये कि बेशतर हमारी जो पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक पिरामिड है उसको अगर आप देखें तो हमारे बेशतर जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो यंग है।
दे आर यूथ। इस वक्त वो 60% कहते हैं, 30 से जी, कम। जी तकरीबन। और उसमें एक्सक्यूज मी, उसमें मेजॉरिटी जो है उनके पास इलिटरेट हैं और स्किल्स नहीं है। और ये हमारा अबंडेंट रिसोर्स है, जो जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये अबंडेंट रिसोर्स है। और हमारी इकोनॉमी में भी आपको दिखाऊंगा, उसके जो कमोडिटी प्रोडक्शन साइड है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है, सर्विसेज के ऊपर चल रही है। अब वो नंबर्स के पीछे कितना सच है कितना झूठ है, उसके लिए एक अलग सेमिनार करेंगे या ऐसा है कि ये स्टैटिस्टिक्स करेंगे। वाकई सही है कि लेकिन जो दिखाया जा रहा है उसमें बेशतर जो आपकी इकोनॉमी है वो सर्विसेज पे चल रही है। तो जब आपके पास स्किल्स नहीं है तो वो ग्रोथ लाने के लिए और वो जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी लाने के लिए आपको नए तरीके ढूंढने की जरूरत है, जिससे कि आप उसको प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकें। वो ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो सकता। तो और उसकी भी वजूहात अभी डिस्कस करेंगे। सो सबसे बड़ी चीज जो करने वाली है वो ये है कि ये जो नौजवान है इनको महारत, उम्मीद की जरूरत है, उम्मीद। उम्मीद, उम्मीद। और ये मैं कई सालों से ये कॉन्सेप्ट लेके यूनिवर्सिटीज में, रूरल यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान के, और ओवरवेलमिंग सपोर्ट है नौजवान लोगों का। और टोटली उनकी जो अवेयरनेस है कि वो नाउमीदी है, क्योंकि वो सरकारी नौकरियां तो खत्म होती जा रही हैं। और जब ये कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो भी ग्रो करना बिल्कुल ही बंद कर दें या नेगेटिव हो गए हैं, तो उनके लिए वो उम्मीद और कम हो जाती है। तो उस सिनारियो में ये दिखाना बहुत जरूरी है कि आप थोड़ी सोशल इंजीनियरिंग करके, थोड़ा सा जज्बा और फोकस रख के और थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन और कमिटमेंट रख के इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। और मैं आपको ये दिखाऊंगा आज के जो आपकी ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क है इस वक्त, वो टोटली फोकस्ड है जो आईएमएफ का प्रोग्राम, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके घर का एक निजाम चल रहा है जिसमें आपने अखराजात क्रेडिट कार्ड या किसी वजह से इतने बढ़ा दिए हैं और आपकी जो आमदन है वो है नहीं, तो और आपके पास डिसिप्लिन नहीं है उसको कंट्रोल करने का, तो उसकी वजह से वो जो खसारे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और कई, और ये ही आईएमएफ का मकसद और कुछ नहीं, सिर्फ वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज करता है और थोड़ी मदद करता है आपको, क्योंकि जो वो कर्जा देता है वो बाकी कर्जों से कम कीमत पे होता है, लेकिन उसके साथ वो आपके सर पे बैठ के कहता है कि अखराजात कम करो, वसाइल जो हैं अपने उनको बेहतर करो। अब उसमें बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी और एनालिसिस की जरूरत है कि ये पॉलिसीज किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं, पर ये वाजे रहे कि आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव वो जो एफिशिएंसी और ग्रोथ और जो जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के, उस पे इतना ज्यादा नहीं होता और वो इनडायरेक्ट है। उनका इमीडिएट फोकस जो होता है वो आपकी ये जो बैलेंसेस हैं इनको एडजस्ट करने पे होता है, और उसके लिए वो 4-5 चीजें करते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा और जिसका इम्पैक्ट आपके सामने आ रहा है। डॉक्टर सो साहब, एक थोड़ा सा जरा क्लैरिफाई कर दें। आपने कहा कमोडिटी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम है, सर्विस सेक्टर ज्यादा है। ये जरा सा नाज़रीन जो हमारे, और यूथ बहुत सुन रहा है बाय द वे, यूथ से जी, तो ये जरा कमोडिटी प्रोडक्टिव प्रोडक्शन जरा थोड़ी सी तशरीह कर दें। अगर आप टोटल इकोनॉमी को ऐसे देखें कि एक हिस्सा ज़रात से आ रहा है, वो कमोडिटी प्रोडक्शन है। अब वो ज़रात की जो प्रोडक्शन है उसकी हम आगे प्रोसेसिंग वगैरह भी करते हैं वैल्यू एड। और भी चीजें प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वो इंडस्ट्री है। सो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इकट्ठा कर लें तो उसको कमोडिटी प्रोड्यूसिंग बस सेक्टर्स। ठीक, बहुत क्लियर हो और गया। मैं आपको इसके भी पीछे जो ट्रेंड्स हैं और क्या हो रहा है उससे बहुत जल्दी जो है वी विल गो थ्रू दिस वेरी क्विकली, ठीक। ताकि एक पैटर्न आपको समझ आ जाए कि ओवरऑल ग्रोथ के ट्रेंड्स क्या रहे, स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है पाकिस्तान के लिए, पॉलिसी साजी के लिए। क्योंकि इस वक्त पॉलिसी साजी सिर्फ फायर फाइटिंग पे फोकस्ड है और दूसरे एंड पे बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं,
जो कि फोकस दूसरे एंड पे है, वो जिस तरह अभी उन्होंने एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम आज लॉन्च किया है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये जो एहसास के थ्रू कर रहे हैं ना कई चीजें, लेकिन उसमें भी गुजारिश ये है कि ये लोगों की वेलफेयर को डायरेक्टली इम्पैक्ट तो करती है, लेकिन ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये जनरेट कैसे होंगे, ये डिस्पर्स कैसे होंगे, ठीक, इनके जो फोकस है ना, सो द ठीक, फोकस इज करेक्ट ऑन सोशल वेलफेयर, बट ठीक है, वी नीड टू वर्क ऑन हाउ वी आर गोइंग टू फाइनेंस दिस एंड मेक इट सस्टेनेबल। तो ठीक है। उसके डॉक्टर ऊपर भी साहब, तो बात करेंगे। बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। जी, एक चीज मैं और वाजे कर दूं, क्योंकि जो कमेंट्स आए थे उसमें बहुत से लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया थोड़ा सा, और कईयों ने कहा कि ये कोऑपरेटिव जो है सिस्टम तो काम नहीं करेगा, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स कोऑपरेटिव्स। मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि एक वजह कि वो कोऑपरेटिव्स काम नहीं करते वो ये है कि वो बेचारे जो फार्मर्स हैं वो बिल्कुल ही इलिटरेट हैं। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग, ये जो उम्मीद का प्रोग्राम और वो जो बाकी चीजें जिसकी हम बात करेंगे, वो एक तरीका है कि जो पढ़े लिखे दही इलाकों के नौजवान हैं उनको बीच में एक लेयर बना दिया जाए और वो इस डिस्कनेक्ट को एड्रेस करें। तो ठीक है। कई लोगों ने ये कहा कि जी वो तो आप जो ट्रेडिशनल आड़ती है उसको रिप्लेस कर देंगे एक और एक्सप्लॉइटेटिव सोर्स से। ये नहीं होगा। वो इसलिए कि वो आड़ती जो है, मैंने जिस तरह अर्ज किया था, वो एक मोनोपोली है और वो रेगुलेटेड, उसकी लेजिस्लेटिवली आल्सो दे आर प्रोटेक्टेड, और वो बहुत अमीर और इस्टेब्लिश्ड है। ये बच्चे जो हैं ये उन्हीं घरों से आते हैं, और अगर इनकी ओनरशिप होगी तो ये प्रोसेस आगे चल सकेगा। सो डॉक्टर साहब, आरतीयों के मुतालिक एक बात जरूर कहते चले, जो कमेंट था कि आरती इतनी स्ट्रांग लॉबी है, वो भी एक एलीट कैप्चर का हिस्सा बन चुकी है, उनको तोड़ना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। ये एक सवाल था, तो ये जी बाद जी, में एड्रेस कर लेना, बट प्लीज लेट्स, बिकॉज हाँ दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल। वो गोभी वाली जो कीमत का मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल पिछली दफा, एग्जांपल है उसकी हाँ, एक्सप्लॉइटेशन का। हाँ, तो बेसिकली मैं आपके साथ बहुत जल्दी कोई 5-10 मिनट में जो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, उसके ट्रेंड्स वगैरह रहे हैं, सो डेटा जो है वो 2001 से लेके 2019-20 तक, ये सरकारी जराए से जो पब्लिश डेटा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, और ये मैं 20 साल आपको, का है? जी, लास्ट जो है ये 2019-20 का है, ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये 2001 से शुरू हो रहा है, और ये ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो टेबल्स है, सोर्सेज हर जगह पे ठीक है। साइटेड होंगी डॉक्टर क्योंकि साहब, ये मैं रिसर्चर हूं। बता क्या रहा है? ये बता ये रहा है कि आपका जो जीडीपी का ग्रोथ है वो लो रही है, और वो वेरिएबल है। वो अच्छा। कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, सस्टेन्ड पैटर्न्स कोई नहीं, और 2017-18 से हम्म। कंसिस्टेंटली अच्छा, डिक्लाइन कर रही है। ये जो लाल वाली लाइन है ना, ये जीडीपी का ग्रोथ रेट है। अच्छा। डॉक्टर साहब, पहले बताइए कि हरी जो बार है, वो देही हमारा इलाका है, जी, एग्रीकल्चर सेक्टर है? वो हाँ जी, वो जो है वो ज़राअत का की ग्रोथ है। जो ऑरेंज है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और ठीक है। फिर जो काला वाला है वो सर्विस सेक्टर है। अच्छा, तो वो बढ़ ओके, रहा है? सो अभी आप देखेंगे, अब लास्ट 3 सालों पे ही अगर आप रखें फोकस, हाँ, तो या लास्ट 2 सालों में, तो वो जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ही गायब हो गया है तकरीबन ठीक। तकरीबन। और इसकी बहुत वाज़ेह वजूहात हैं, और इसमें ये इनएविटेबल और इनएविटेबल था। डॉक्टर साहब, एक सवाल, जो आखिरी 2 साल में जो पीली आप बार दिखा रहे हैं, जी, जो बेस लाइन नेगेटिव। से नीचे है, तो हाँ, आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर श्रिंकेज हुई है, कम हो गया, छोटा हो? बहुत ज्यादा ग्रोथ कम हो गई है। अच्छा, ये जो है ना, ये ग्रोथ है। ये ठीक है, मैं ग्रोथ। आपको शेयर्स दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और वजाहत हो जाएगी। डॉक्टर अ, साहब, एक तरफ इसमें हमें मैं रहते हैं, मैं ये जो हमारी 2008 और 9 के अंदर एकदम बिल्कुल डिप आई, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना शुरू किया, और फिर 2019 और 20 में नीचे आई। आई नो आप मोटा मोटा तो बताएंगे, और सियासी जो मुखालफिन है इमरान के, वो कहेंगे देखें जी, हम जब थे ये ऊपर जा रही थी, और ये आखिरी जब से ये 2 साल में है, तो ये देखें जी इन्होंने क्या कर दिया।
एक चीज जो लोगों को समझनी चाहिए वो ये कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का लैग इफेक्ट होता है। हाँ, और ये मेरे ख्याल में ज्यादा वजाहत नहीं करते कि आप जो इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी है इसका इफेक्ट 1.5 साल तक आता रहेगा। अच्छा, हम्म, आप अगर इसी जीडीपी को देखें एक्सपेंडिचर साइड से, हाँ, तो ये जिस तरह आपके घर का एक बजट है ना उस तरह से देखें तो हमारा जो जीडीपी है उसका 94-95% जो है वो कंजम्पशन ड्रिवन है। ये इसको जरा तशरीह कर दें। अच्छा, ये नीला जो आपका डंडा है, जी ये जी। बता रहा है कि ये सिर्फ हम खाने खाता, ये हम हाँ अपना जी, जीडीपी। ये वो चीजें हैं जो कि हम हाँ कंज्यूम करते हैं। और ये जो हरा हिस्सा है हम्म, ये वो हिस्सा है जो हमने अपनी इनकम में से इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, खर्च किया। ठीक ठीक है, और जी, अगर आप मुझे इसको एक्सप्लेन करने दें हैदर भाई, क्योंकि ये 10-15 स्लाइड्स हैं, इसके ठीक बाद हम इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके नाजरीन चाहेंगे तो फिर एक एक हिस्सा लेके हम उसके ऊपर एक्चुअली एक्सप्लेनेशन वीडियोस डाल सकते हैं ठीक जो है, दिखा सकता है कि इसकी वजह क्या है और कैसे हुआ। ठीक है पर डॉक्टर। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नेट एक्सपोर्ट्स है ना जो आपने बाहर भेजी और जो आप उससे ट्रेड से जो आपने इंपोर्ट किया वो नेगेटिव है। और उसके ट्रेंड्स जो हैं वो अच्छा, इकोनॉमी जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है। देयर इज अ चेंजिंग, इट इज इनएविटेबल एज ग्रोथ टेक्स प्लेस। लेकिन अगर आप इसके सीधे हाथ पे देखें इस चार्ट के, तो द वार्निंग साइंस आर के जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो तो गिरना चाहिए था ट्रांसफॉर्मेशन में अगर दूसरे सेक्टर्स बढ़ रहे होते जिस तरह इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है। उनका सर्विसेज बढ़ती हैं, उनकी शेयर बढ़ते हैं। हमारे केस के अंदर अगर आप देखें जो लेफ्ट साइड पे हैं तो ये लाल वाले बार्स दिखा रहे हैं कि सर्विस सेक्टर का शेयर बहुत वाजे तौर पे बढ़ रहा है। ये आप देख रहे हैं शुरू से। जी जी और जी, ये बिल्कुल। ग्राफ जो है ये 1960 से लेके 2019-20 तक का बना हुआ है। मैं तो समझ देर इज ए कंटिन्यूअस ट्रेंड जिसमें कि ये सर्विस सेक्टर पाकिस्तान का एक्सपेंड कर रहा है। जो ज़राअत का हिस्सा है, कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को इकट्ठा कर दें तो वो भी गिर रहा है। और फिर अगर अलग अलग देखें तो ज़राअत का हिस्सा नुमाया तौर पे गिर रहा है। होना ये चाहिए था कि इंडस्ट्री वाला हिस्सा बढ़ता। बढ़ता, कि प्रोसेसिंग हो रही बढ़ता। है, उससे जनरेट होती और इनकम्स और एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। आप ये कह रहे हैं कि ज़राअत भी कम हो गई, इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी कम हो गई, और सर्विस सेक्टर बढ़ गया। एज रिलेटिवली, हाँ, एज ए रिलेटिव। प्रोपोर्शन अगर आप इसको 100 मान ले तो इसका जो जो इनके हिस्से हैं वो कम हुए। और इसमें जो बात ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो और इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो कर रही हो रैपिडली तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है कि वो सर्विसेज में इनकम्स जनरेट हो रही हैं जो कि प्रोडक्टिव हैं और जो कि ठीक। सस्टेनेबल हैं क्योंकि वो कमोडिटी प्रोडक्शन वगैरह से आ रही हैं। इसलिए कि पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है उसमें स्किल्स नहीं है। महारत और नहीं है, आपने वी बताया। हैव inadequate skills to support the service sector growth in the way in which it's taking place। क्योंकि अगर ये आ भी रही हैं इनकम्स वगैरह तो ये सारी अर्बन एरियाज में है और ये उन लोगों के लिए हैं जो कि फाइनेंस में या कॉमर्स में या ऐसी चीजों में लगे हुए हैं। जो दही इलाके में बच्चे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है और स्किल्स पे फोकस नहीं है। और ये जो प्रोग्राम्स बनते हैं हुकूमत के कई दिहाइयों से बन रहे हैं वो ठीक तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है ताकि वो एड्रेस कर सकें कि नीड्स क्या है एक्चुअली, वो डिमांड ड्रिवन हो। और वो उस पे एक मैंने पहले दिन कहा था कि क्योंकि हमारे शोबे साइलोज में ऑपरेट करते हैं, अलग अलग, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, इंटीग्रेटेड नहीं है और फिर ये कि इनएफिशिएंट बहुत हैं। तो वो जो एनर्जी आनी चाहिए इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की डोमेस्टिक कॉमर्स में वो नहीं जनरेट होती। अच्छा, इसमें एक और बड़ी जो नुमाया बात है देखने वाली
वो ये है कि आपकी जो टोटल लेबर फोर्स है ना, जी, वो ज़रात के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक। और वो जो आप अगर देखें तो बिटवीन 2000, जो ये नीले वाले बार हैं, जी, एंड ये डेटा जो है ये 2017-18 का है, तो ठीक। 48% ज़रात के ऊपर, ज़रात का अभी मैं आपको हिस्सा दिखाऊंगा, वो सिर्फ 20% है इकोनॉमी में। हुँ। लेकिन 48% जो है वो लेबर, वो उसके ऊपर बैठी हुई है, और वो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, वो बिल्कुल स्मॉल साइजेस हो गए हैं, समझ और एग्रीकल्चर का शेयर श्रिंक हो रहा है। वो हुँ, लोग वही हैं, वो निकल के नहीं जा सके इंडस्ट्री में इस नुमाया तौर पे। अगर आप इंडस्ट्री वाला देखें तो उसमें प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुआ है। ये वो लोग हैं जो कि रूरल एरियाज से पेरी अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर गए हैं। ठीक है। लेकिन जो नुमाया चीज है वो ये कि ये 5% शेयर, 5.6% शेयर बढ़ा है। लेकिन जो इंडस्ट्री का शेयर है इसी पीरियड के अंदर, वो सिर्फ 0.5% बढ़ा है, विच समझ मीन्स हुँ, के ये इंक्रीजिंगली लो प्रोडक्टिविटी ऑक्यूपेशंस में जा रहे हैं। हुँ। इंडस्ट्री अगर बहुत उसी रेट पे बढ़ रही होती या ज्यादा बढ़ रही होती, तो इसका मतलब है कि ये जो लेबर जा रही है उस इंडस्ट्री में, ये इंक्रीजिंगली प्रोडक्टिव हो रही है। और उसी तरह से अगर आप सर्विस सेक्टर का देखें तो वो बेसिकली उनकी जो लो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, जो स्किल्स की कंस्ट्रेंट्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और उसके अंदर इतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। आपने देखा था शुरू में, वो सर्विसेज सेक्टर इस वक्त 60% के करीब है आपकी इकोनॉमी का, उसमें कोई 36% है सिर्फ लेबर फोर्स। इसका मतलब है कि उसके साइज के मुताबिक उसने लेबर को ऑब्जॉर्ब नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। और वो फिर वही बात आ जाती है कि वो हमारा पैटर्न ऐसा है कि वो उनकी वहां पे लोकल डिमांड नहीं जनरेट हो रही। तो डॉक्टर साहब ज़रा पिछली स्लाइड पे इसकी हेडलाइन आपका क्या मकसद है कहने का? इसकी हेडलाइन क्या है? इसकी हेडलाइन ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होता है, वो हमारे केस के अंदर इसलिए इनएडिक्वेट हो गया कि जो लेबर का शेयर था वो नहीं डिक्लाइन किया प्रोपोर्शनेटली ज़रात में। बस समझ ये गया, बड़ा फंडामेंटल एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। असूल अच्छा, है। सो हियर ये एक और बुनियादी जो है ना प्रॉब्लम, वो ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो उस स्पेस पे नहीं इंक्रीज कर रही जिस स्पेस पे जो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर्स वगैरह को अब ज्यादा बोझ पड़ जाता है। देयर इज अ फिस्कल बर्डन। और अब जो जो बड़ी सोच तलब बात है, वो अगर आप राइट साइड पे देखें स्क्रीन के, जी, तो ये जो टोटल क्रेडिट है टू प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस क्यूमुलेटिव, जी। इसको अगर आप देखें तो बेशतर इसका वर्किंग कैपिटल के लिए है, मतलब अपने कारोबार को सिर्फ चलाने के लिए जो पैसा चलाने के लिए। और अब ये इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव होता जाएगा। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इस वक्त आपको जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उसमें और ज्यादा कीमत पे ये वर्किंग कैपिटल लाना पड़ता है। और इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम हो गई है। और ये जो फिस्कल ईयर 20 है, इसका आप देख रहे हैं कि नुमाया कमी आ गई दोनों में। लेकिन अभी भी जो बोझ है वो वर्किंग कैपिटल के ऊपर है। तो डॉक्टर साहब ये सो तो बड़ा खतरनाक ये है कि सिर्फ आपको कारोबार चलाने के लिए आपका बेशतर पैसा जा रहा है, कारोबार को बढ़ाने के लिए, फैक्ट्रियां नई लगाने के लिए, नई मशीनरी लाने के लिए और जी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है। हाँ। और इसका एक और जो पहलू है वो ये है कि इंडस्ट्री या जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो इनएफिशिएंट, और हम्म, उसको हमने सब्सिडीज और पॉलिसी से सस्टेन मेंटेन किया हुआ है। और उसी को चलाते जा रहे हैं हम। वो हमारे पास वो मौके ही नहीं हमने जनरेट किए जिससे कि हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकें। ये डॉक्टर जो साहब एक
आप आई नो आप स्लाइड से मैं हट के एक बहुत ही जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। ये जो इतनी खौफनाक पिक्चर आपने एक हमारे लेबर की स्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट की जीडीपी का डिस्टॉर्शन की ये सारा क्या 25 30 40 साल का गंद जो है उसका हम नतीजा देख रहे हैं। ये डिलिबरेट है, नाअहली है, पाकिस्तान से दुश्मनी है। ये इसके इस ये क्या हुआ? इतने बड़े-बड़े हमारे पास इकोनॉमिस्ट, आईएमएफ, ये वो अभी भी बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे हुए हैं, सारे ये खत्म हो जाता है। ये क्या चक्कर? बीच में बहुत गैप आ गया था हैदर। आपका जो वॉइस थी वो मुझे नहीं आ रही थी, पता नहीं सामीन को आ रही थी कि नहीं। बीच में वी वर टोटली डिस्कनेक्टेड, सो आई डोंट नो कि हम किस जगह। अच्छा। डॉक्टर साहब, आई थिंक देयर हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ आप आपको ये नजर आ रहा है अब? जी डॉक्टर साहब, वी आर बैक लाइव। आई थिंक देयर वाज़ अ बिट ऑफ अ हिकअप ऑन द कनेक्शन। आप हाँ मुझे जी। सुन सकते हैं? इसमें मेरे ख्याल में आपके सामीन को ये बताना चाहिए कि बाहर एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया हुआ है इस वक्त। आपको शायद गरज और वो भी सुनाई दे रहा होगा, अच्छा। बट मुझे पता नहीं कि आपके पास टोरंटो में ये है कि नहीं। हमारे सो यहाँ तो जी सब बड़े अच्छा मैंने आपसे सवाल डॉक्टर साहब ये किया था। आपको आवाज आ रही है मेरी डॉक्टर साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल वाज़े तौर पे। जी। एंड व्यूअर्स प्लीज एक्सक्यूज द स्लाइट इंटरप्शन। अ, तो डॉक्टर साहब, मैं सवाल आपसे ये किया था कि ये आपने जो इतनी खौफनाक पिक्चर हमारी स्ट्रक्चर हमारी तो ये स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस हैं, प्रोडक्टिविटी की, जीडीपी की, इन्वेस्टमेंट की, तो सेविंग्स की। तो ये पिछले 30 40 साल का हम ये जो हमारे साथ गुबार है या गंद है उसको हम आज हम देख रहे हैं। नाअहली है, पाकिस्तान से दुश्मनी है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, हर वक्त आते हैं आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, बाहर से पढ़ के हमारे लोग आते हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आते हैं, आप जैसे लोग बाहर से पीएचडीज करके आते हैं, बैठते हैं डिसीजन मेकिंग में। हाउ कैन दे हैव डन दिस टू पाकिस्तान? इसमें बहुत सारा जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल डिके और वो जो डिस्कनेक्ट्स हैं उनका भी अमल दखल है, और इनइफेक्टिवनेस है। दूसरा ये कि कोई प्रोलॉन्ग्ड जो है ना जिन लोगों की इंटरैक्शन वगैरह है उनका रुझान ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे रहा है और इन चीजों पे नहीं रहा बिकॉज ऑफ द अदर इश्यूज। मैं आपसे सिर्फ एक टेक्निकल सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये इस वक्त आपको कौन सी स्लाइड नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट वाली? नहीं डॉक्टर साहब, इस वक्त सिर्फ मैं और आप हैं, स्लाइड कोई नहीं नजर। अच्छा, तो फिर ये है कि हमें ये इसको फिर से लॉन्च करना पड़ेगा। आपके सामीन से माजरत के साथ ये हाँ श्योर। जो डिस्कनेक्शन था, तो लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी से आपको उस जगह पे ले जाऊंगा जहां से कि इसको आ जाना चाहिए। सो हम उधर से ही रिज्यूम करेंगे जहां से हम उस वक्त जहां से छोड़ा था, और आपके लिए माजरत के साथ। नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है, अभी हम वो पहली वाली स्लाइड है प्रोडक्शन की, आप आगे चल रहे हैं। जी। जी। सो कहाँ पर थे आप डॉक्टर साहब? ये जो आपको वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का जो है जी। वो मैंने एक्सप्लेन समझा करने की दिया कोशिश था। की थी, बिल्कुल। और उसका रुझान। अच्छा, सर्विस सेक्टर जो है ना जहां से कह रहे हैं बहुत सी ग्रोथ आ रही है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसकी। वो देखें आप, 61.4% है इस वक्त सर्विस सेक्टर का शेयर इन जीडीपी, ये जो लेटेस्ट 60%। आपके जो तो हैं 60% इकोनॉमिक्स। हमारा जो इनकम जीडीपी आती है वो सर्विस सेक्टर से आती है। हाँ जी। 29% आती है फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्री से, और और उतनी ही ज़राअत से। ज़राअत से आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, तो सर्विस सेक्टर जो है वो उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज भी हैं जो कि अच्छा। अर्बन बेस्ड है। समझ। हाँ,
और वो जब बढ़ती हैं तो वो आपकी सर्विस सेक्टर में ग्रोथ सेक्टर हो बढ़ जाती जाती। अच्छा, इसमें है। तो तनख्वाहें भी अगर डालती। आप इसको सेक्टोरली डिकम्पोज करें तो और ज्यादा मजेदार चीजें नजर आती हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग, बताइए। ठीक है। अब इसमें इस वक्त जो एम्फोसिस है ना हाउसिंग में और उसमें, ये जी। बहुत अच्छा है, लेकिन इसको डेवलप करने की जरूरत है ताकि वो सर्विसेज जो है वो रिफ्लेक्ट हों। ये जो लास्ट ईयर है ना उसका डेटा खास तौर पे ये नीचे आपको, वाला जो चरखी है, नीचे ये वाली। नीचे वाली चरखी जो है, ये प्रोफेशनल डेटा है लास्ट ईयर का। हम्म। ये इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्योंकि अ, ये कोविड भी आ गया, इससे अलावा और भी बहुत सारे जो है मसाइल वगैरह रहे हमारे हम्म। उस साल के दौरान। लेकिन ये शेयर्स जो हैं दे आर मोर और लेस रिप्रेजेंटेटिव, मैं और सब। इसमें जो ग्रोथ आने के लिए चाहिए आपको, वो आपको चाहिए कि ये जो कंस्ट्रक्शन है उसकी सर्विसेज, जो ट्रांसपोर्ट स्टोरेज हम्म। और कम्युनिकेशन वाली सर्विसेज हैं, हम्म। उनमें आपको ग्रोथ चाहिए। आपको ये जो होलसेल और रिटेल ट्रेड है, हम्म। इसमें आपको ग्रोथ चाहिए, हम्म। इंस्टेड ऑफ ये जो गवर्नमेंट एंड अदर प्राइवेट सर्विसेज हैं। क्योंकि अगर आप इनको ऐड करें तो ये पिछले साल अदर प्राइवेट सर्विसेज वर 19% और गवर्नमेंट की 14 उसमें ऐड कर दें तो ये कोई 30-35% जो है वो वही बन जाते हैं दोनों। डॉक्टर साहब, जरा अच्छा। पीछे एक स्लाइड पे, वो मैं सिर्फ सर्विसेज का वो देख रहा था, इफ यू डोंट माइंड, पीछे जी जाएंगे प्लीज नाजरीन के लिए। तो ये 6 बेसिक सेक्टर्स हैं आप कह रहे हैं, विच कंप्राइज द सर्विसेज सेक्टर: होलसेल, रिटेल, जी, मैंने ट्रांसपोर्ट। आपको, हाँ, डिसएग्रीगेट करके इससे नीचे भी जा सकते हैं आप। डेटा ठीक। है जो कि आपको, अगर आप इसको साइंटिफिकली रन करें ना, तो आप हम्म, मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से सब सेक्टर में क्या हो रहा है और उसको किस तरह से मैं ट्वीक समझ किया जा सकता है। गया। सो ये तो बिल्कुल आपका फौज का बैकग्राउंड है, इट्स अ लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज, यू कैन ठीक। एक्चुअली सिट देयर और डिटरमिन के इस वक्त और कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, ठीक। आपको क्या चाहिए है इकोनॉमी को चलाने के लिए। उसमें ये ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन बहुत चाहिए, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड बहुत चाहिए, फाइनेंस और इंश्योरेंस चाहिए लेकिन रूरल एरियाज में, हम्म। और फाइनेंस और इंश्योरेंस चाहिए फॉर रूरल फाइनेंस एंड रूरल क्रेडिट। उसके समझ। ऊपर एक और शो करेंगे अगर टाइम हुआ तो। सो डॉक्टर साहब, टाइम देर इज अ चेक आपको ह्यूज, बताना चाहता हूँ, टाइम चेक, वी गॉट 10 मिनट्स लेफ्ट। I'm going to go through these slides very quickly. अगर आप imports और exports को देखें तो जितना भी आप जो है ना सर्विसेज में अर्न करते हैं, वो कंजम्पशन होती है, उसमें इंपोर्ट्स का कंटेंट बहुत ज्यादा है और ट्रेड डेफिसिट को वो इम्पैक्ट करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ को इतना नहीं करता। और ये ट्रेंड्स जो हैं, ये एक्सपोर्ट ऑफ ग्रोथ और इंपोर्ट ऑफ ग्रोथ के, इसको ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट्स, इसको अगर आप डिकम्पोज करें, लेट्स लुक एट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। हाँ, ठीक। सो बहुत जल्दी से ये जहन में रखें कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर। ठीक है। उसको डिकम्पोज करें। बाय द वे, देयर इज वेरी लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन में, ओवर टाइम हुई नहीं। और वो डेस्टिनेशंस भी जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। आप राइट साइड पे देखें किस मुल्क को जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जरा इसकी तशरीह करें कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई। हमने एक ही तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मार्केटें हमारी 5 6 7 हैं, उन्हीं में हम वो बेचते हैं, मतलब आप और कह रहे हैं उनको टेक्सटाइल हमने, और ये एग्रीकल्चर और ये वो वो है लेदर। भी सारी जो है वो ज़रात बेस्ड हैं। और एक बहुत मजेदारी की बात कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका इंपोर्ट कंटेंट बहुत हाई है। So the production या processing of the agriculture etc. or whatever we produce जो कि एक्सपोर्ट हम करते हैं, उसमें इंपोर्ट कंटेंट भी है जिसको जेहन में रखने की जरूरत है। अच्छा, इसमें एक और बात जो जेहन में रखने की है वो ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लो वैल्यू एडेड एंड पे हैं, हायर प्रोसेस्ड रिफाइंड, जिसमें के वैल्यू एडिशन होती है और इनकम ज्यादा जनरेट होती है मुल्क के लिए, वो बहुत कम है। ठीक। और अगर आप ये कंट्री वाइज स्ट्रक्चर देखें जो 2011-12 से लेके 19-20 तक, तो चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं, हम जो चाइना को कर रहे हैं, देव एक्चुअली डिक्लाइंड मार्जिनली। ये ये सोचने वाली बात है।
ये सो डिक्लाइन हुई है वैल्यू में या वॉल्यूम में या दोनों में? इस वक्त जो है ये तो वॉल्यूम बेस्ड है ना, ठीक बट है। आप उसको तशरीह कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। बट इसको क्योंकि हमारा इतना एम्फोसिस है चाइना के साथ, तो इसको भी उसी तरह से बढ़ना चाहिए था जैसे हमारी इंपोर्ट्स चाइना से बढ़ रही हैं। चाइना से अगर आप राइट साइड पे देखें तो 11% इंपोर्ट्स थी 2011-12 में। ये 2019-20 में इस वक्त 22% हमारी टोटल इंपोर्ट्स जो हैं वो चाइना से हैं। तो डॉक्टर साहब ये अच्छा है बुरा है? ये इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जो चीजें हम चाइना से मंगवा रहे हैं उनकी लेबर जो है इसमें इन्वॉल्व होती है, उनकी स्किल्स। हमारा भी वो ही अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये हम यहाँ पे बना सकते हैं, बनाने चाहिए। ठीक है ना। सो हमारी डाइवर्सिफिकेशन उन एरियाज में अब लिमिटेड है जहां पे हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है ट्रेड करने में, डेवलप करने में, लेकिन सोच समझ से। बिकॉज आप अगर अपने बेस को नहीं बनाएंगे तो आप टोटली स्वम्प हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रेड, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट है इस वक्त, वो हमसे बहुत कम कीमत पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अच्छा, बाय द वे, इसमें भी वापस चले जाएं तो हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो इन इलास्टिक कहते हैं। इन इलास्टिक इसलिए कि कीमत जो भी हो, हमने पेट्रोल तो मंगवाना है उतना, हाँ। और वो उसकी वजह से। अच्छा, एक और बात ये कि हमारी जो कॉम्पोजिशन है ऑफ द ओरिजिन ऑफ दीज इंपोर्ट्स वो भी मोर और लेस अनचेंज्ड है ओवर टाइम। ये मतलब पेट्रोल हमने मंगाना ही ये सऊदी अरेबिया या कुवैत या इधर से? जो जो भी है, और इस सारे सिनारियों में जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। एक चीज आप जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान हैज कंसिस्टेंटली हैड एन एंटी एक्सपोर्ट बायस इन इट्स ट्रेड पॉलिसी। वजह? वो उन्होंने एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यूड रखा हुकूमतों ने, ताकि इंपोर्ट्स आती रहें। और उसकी वजह यह है कि 70% गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो हैं वो इंपोर्ट ड्यूटी से आते हैं। हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया कि टैक्सेशन और वो बाकी चीजें, और उसके बारे में सोचा ही नहीं। ये बहुत सहूलत की बात थी। तो हमने, क्योंकि रेवेन्यू चाहिए गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जितनी इंपोर्ट ज्यादा होंगी उतना रेवेन्यू ज्यादा होगा। एक्सचेंज रेट को आप जो सा है वो ऐसा रखें कि वो फैसिलिटेट करे, लेकिन वो एट द सेम टाइम आपकी एक्सपोर्ट्स को फिर वो बायस करता रहा अच्छा, डेवलपमेंट। ये और तो ये तो इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये अभी की आई बात नो नहीं है। डॉक्टर साहब, बट ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। मैं मेरा सवाल वही आपसे है कि ये इतने पढ़े लिखा पंजाब मदद से मजाक करके, ये पढ़े लिखे लोग, पीएचडी है, 4-4 6-6 8-8, इतनी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे इन्होंने अभी भी बैठे हुए हैं, पहले भी बैठे हुए थे। ये हाउ कैन दिस हैपन? वो इसलिए कि these things get suppressed behind the urgency of the firefighting, etc. क्योंकि all of these are linked essentially to your productive structure and the efficiency and the ability to compete. तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो फौजी हुकूमतें थी, चाहे वो सिविलियन हुकूमतें थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे पीएमएलएन, चाहे फौजी डिक्टेट, दिस इज ए कलेक्टिव, ये मतलब इसकी सजा जो है ना। It's a saza or jaza. It's a systemic failure, ये तो सिस्टेमिक फेलियर है ना। and it is an institutional failure. Institutionals, not only in terms of वो जो organizations का concept है, but in terms of rules of the game, कि वो evolve ही नहीं हुए to make us competitive. हम subsidies के पीछे छुप के और SROs के basis के ऊपर उन्हीं चीजों को हम जो है इनएफिशिएंटली प्रोड्यूस करते रहे, कीमतें बढ़ती रही, उसका हमारी डोमेस्टिक, हमारे अवाम पे बहुत बुरा असर। और फिर ये कि ये नाउमीदी, और ये आप किसी सेक्टर का ले लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट डिलिबरेट पॉलिसी से उसको सस्टेन और मेंटेन किया गया विद सब्सिडीज, उसकी इनएफिशिएंसीज को आपने जो है प्रोटेक्ट किया। और वो जो सब्सिडीज हैं वो जनरेट करने के लिए हमको इनकम्स चाहिए, वो इनकम्स कहीं से नहीं आ रही अगर इन्हीं को सब्सिडीज दे रही हैं।
मैं सब बिकॉज वो डॉक्टर बिल्कुल साहब पैर टाइम में से कुल्हाड़ी वाली बात। जी 3 मिनट्स हैं, अगर आप ये स्ट्रक्चर को इस नशिस्त में किसी तरह वी कैन गो अ फ्यू मिनट्स ओवर टाइम, 4-5 मिनट, आई एम श्योर हमारे अ, ऑडियंस। अगर आप मुझे 1-2 मिनट और दें तो आई रन थ्रू दिस। तो इम्पोर्ट्स आपको समझ आ गई। ठीक। जो फेडरल बजट है ना, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो कॉम्पोजिशन है कि अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स और डिफेंस को जमा कर लें और सब्सिडीज और ग्रांट्स को, तो ये लेटेस्ट उसमें सिर्फ 25% वसाइल रह जाते हैं आपके पास और सारे काम करने के लिए। और इन 25 में से भी जो 90% है वो आपके करंट एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करने के लिए है। सो ये हिस्टोरिकली जो है ना, बजट की इंप्लीमेंटेशन और उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ही एंडेमिक इश्यूज हैं। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि जो इफेक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर रिव्यूज वो शेयर नहीं किए जाते, अगर कहीं होते भी हैं, और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और हमेशा जब कट्स लगाए जाते हैं तो वो डेवलपमेंट बजट पे लगाए जाते हैं। उसका रेशियो मैंने आपको दिखाया था किस तरह कट हो रहा है, और वो हमेशा टारगेट्स मिस होते हैं। बजट एक होता है, सप्लीमेंट्रीज मांगते हैं, वो चलता रहता है। ये डिबेट जो है इसके ऊपर बहुत अरसे से चल रही है। मैं इसके बारे में ये जो फैक्टर्स हैं ये फ्लैश कर देता हूँ स्क्रीन पे, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। एक चीज जो बुनियादी है ना, वो ये है कि जो ट्रेडिशनल थियरीज ऑफ ग्रोथ है ना, जो हम अभी भी लेके फिर रहे हैं, और जो आपका सवाल बार बार आ रहा है, वो अस्यूम करते थे कि ग्रोथ ट्रिकल डाउन करेगी टू द पुअर सेगमेंट्स, ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक। तो वो ऊपर वाले जो है उनको सब्सिडाइज करो तो वो नीचे वालों को फायदा होगा। मतलब ये ये ऊपर, अच्छा ठीक है, ये ऊपर। हुआ नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ ओरिजिनल पॉलिसी में ये भी था कि उनको टैक्स करके और रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो जिस तरह के ये प्रोग्राम्स न्यूट्रिशन और बाकी के इस वक्त चल रहे हैं उनके लिए, वो हुआ नहीं। जो टैक्सेशन हो रही है वो आम आदमी के ऊपर लग रही है। उसकी इंसिडेंस जो है वो इवेंचुअली उस आदमी पे लग रही है जो ऑलरेडी गरीब है, और ठीक। जिनके पास है एबिलिटी टू पे वो बच जाते हैं हर तरफ। सो ये बेसिकली इस वक्त जो जरूरत है वो है कि ये जो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी इसको एड्रेस करने के लिए इट हैज टू बी इंक्लूसिव ग्रोथ। वो ग्रोथ जो कि उन लोगों से और उन इलाकों से आए जहां से उनकी लाइवलीहुड्स में इमीडिएटली उनकी वेलफेयर जो है वो इम्प्रूव की जा सके। और ये वो उस उम्मीद का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो बेसिकली जो डेकेड से रही है वो ये पॉलिसी रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखो। तो पॉलिसी चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ जो आप बार बार कह रहे हैं कि जी वो एफिशिएंसी और वो, उनके ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं रहा। ये फिस्कल इंपेरेटिव्स ड्राइव करते रहे कि जी हमने ये वाला डेफिसिट कैसे भरना है, इस वक्त जो है हमने एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से मीट करना है, और उसमें लगे रहे। ये जो गेन्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन है, अभी मैंने चाइना वाला आपको एग्जांपल दिखाया, ये वहां पे काम करता है जहां पे आप कंपेटिटिव होने के लिए स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं। in reality it has the risk of snuffing out any possible growth मतलब अगर आप ये बंद नहीं करने कर के रहे। और लिए। तीसरी चीज जो है वो बार बार कहते हैं जी डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमको ड्राइव करेगा, वो जो कंजम्पशन मैंने आपको दिखाई थी जो बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन ये तो डेमोग्राफिक डेथ ट्रैप है अगर आप उनको स्किल्स नहीं देते, उम्मीद नहीं देते, और वो लाइवलीहुड्स के लिए वसाइल और वो एक सस्टेनिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड करते। सो ये जो आईएमएफ बेरोजगारी का बढ़ गई। प्रोग्राम है ये शॉर्ट टर्म इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट पे ये बहुत जरूरी है। लेकिन देयर इज दिस ह्यूज रिस्क जो भी आप देख रहे हैं कि प्राइसेस आर बीइंग पुश्ड अप अप एंड अप। एम्प्लॉयमेंट जो है वो श्रिंक हो जाएगी, आपने साइज देख लिया वो जो उसका श्रिंक हो रहा था। पॉवर्टी बढ़ेगी। और ये इसके जो 4-5-6 एलिमेंट्स हैं ये सबको पता है, पहले भी यही, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखो, एनर्जी प्राइसेस में एडजस्टमेंट्स। अच्छा, ये अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया प्राइवेटाइजेशन, जो कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बहुत जरूरी है, या उनको बंद कर देना, मैसिव ड्रेन ऑन द इकोनॉमी। लेकिन ये जब करेंगे तो लाखों लोग जो है अर्बन वो बेरोजगार हो जाएंगे, और उनके लिए कोई सोचा नहीं कि इनको किस तरह से ट्रेन करके स्किल करके
एम्प्लॉयबल बना दें, तो ये भी एक उस उम्मीद का हिस्सा है जो कि हम पुश कर रहा हूँ ये जो नौजवान स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके साथ मिलके, कि आप किस तरह से ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई थिंक आई लीव इट हियर। ठीक है। और इसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं और वो जो प्रोग्राम है उसके एलिमेंट्स, वो अगली दफा बात कर लेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, जरूरत है उम्मीद की और जरूरत है इस यकीन की कि हमारे पास वसाइल बहुत हैं, हमारे पास मेहनत का जज्बा भी बहुत है। आप देखें जो पाकिस्तानी बाहर आ जाते हैं कितनी मेहनत करते हैं, कितना वो अपने मुल्क के अंदर ये हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टेमिक इम्पेडिमेंट्स हैं इनको अवॉइड करते हुए हमें एक सोशल इंजीनियरिंग कह लें आप इसको, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह लें, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये जो लाइवलीहुड्स है ना, ये इंसेंटिव्स जो है ये ड्राइव करें सिस्टम को। ठीक है। उससे फिर हम बाकी अपनी एथिक्स और वैल्यूज और बाकी चीजें भी जो है एड्रेस कर सकेंगे। डॉक्टर साहब ठीक है, मैं जस्ट वांट टू सम अप। डॉक्टर साहब जो आपने डिसेक्शन की है पाकिस्तान इकोनॉमी, इससे क्लियर हो गया है कि जो इस वक्त स्ट्रक्चर है वो उसके साथ हम नहीं चल सकते, उस स्ट्रक्चर को चेंज करना है। हमारी जीडीपी के जो कंपोनेंट्स हैं उसको चेंज करना है, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी एक्सपेंडिचर, हमारी लेबर फोर्स प्रोडक्टिविटी, हमारा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, उसके अंदर डिस्टॉर्शंस हैं। ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, अगर इसको मैनेज नहीं ठीक किया गया, बजाय ये इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये बेतहाशा महंगाई और गुर्बत और बेरोजगारी करेगा। तो ये आई थिंक मोटा मोटा मेरा ख्याल है हम सबको समझ आ गया। आई थिंक नेक्स्ट नशिस्त में डॉक्टर साहब वी वांट टू पिक अप ईच ऑफ दीज 4-5 बिग इश्यूज एंड से कि जी इसको, इस डिस्टॉर्शन को हमने फिक्स कैसे करना है, जिसपे आपने माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आई मस्ट से कि ये जो आपने किताब लिखी है इसका, आई वांट टू शेयर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल इकोनॉमी इन पाकिस्तान, इट्स अ सेमिनल बुक ऑन पाकिस्तान, और बहुत और आपने किताबें लिखी हैं। तो वी डू नो, आपको बुलाने का मकसद ये था कि हमें पता है कि आपके पास प्रैक्टिकल हल हैं। तो इंशाल्लाह अगली नशिस्तों में उम्मीद है कि हम एक एक हिस्सा लेकर, और जो उम्मीद आपकी किरण आप की बात करते हैं वो हम बताएंगे कि अब इसको हमने ठीक कैसे करना है। मैं दो दो बातें कहना चाहता हूं बिफोर यू एंड दिस प्रोग्राम। एक तो ये कि ये सिर्फ हुक्म देने से नहीं हो जाएगा कि जी ये स्ट्रक्चर इकोनॉमी का बदलना है, ये करना है, वो करना है। इसके लिए एक्चुअली हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये जो इंक्लूजन होती है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका मतलब है कि हम सब हिस्सेदार हैं। ये हुकूमत नहीं कर सकती ऊपर से बैठ के हुक्म दे दे कि ये हो जाएगा। उसमें 10 तरह के जो है मसाइल हैं, उन मसाइल को एड्रेस करने की जरूरत है और सबको मिल के करने की जरूरत है। And Dr. Saab, this is what we will do in the subsequent programs, inshallah. इंशाल्लाह। डॉक्टर सुहेल जहांगीर मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अगेन, मोस्ट एनलाइटनिंग। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी देखा होगा एंड वी लुक फॉरवर्ड टू। बाय द वे मुझे रिक्वेस्ट आई है कि ये हर हफ्ते ना क्या करें, इसको जल्दी जल्दी करें, तो मे बी वी डू इट फॉर नाउ। इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वेडनेसडे इंशाल्लाह। और आपको यौम आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त इंशाल्लाह। सब पाकिस्तानियों को जहां पे भी हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम उसी की वजह से पहचाने जाते हैं। हमें जो है किसी तरह से भी ये जो हालात इस वक्त है, ये नौजवान लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, हम ये नहीं है जो लोग हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग तकदीर बदल सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह, अगले हफ्ते मुलाकात होगी जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।